हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट मतलब आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आरसीआर होता कब है और आरसीआर की पिटीशन कब फाइल की जाती है और किस लिए फाइल की जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आरसीआर की पिटीशन होती है उसके अंदर क्या क्या लिखना जरूरी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आरसीआर की पिटीशन में क्या क्या लिखना जरूरी है। मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगा, बट जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो होना चाहिए आरसीआर के पिटीशन में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि आरसीआर कब फाइल की जाती है और आरसीआर होता क्या है। अब हस्बैंड वाइफ घर में एक साथ रह रहे हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है। अब ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे थे, वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई, या हस्बैंड ने वाइफ को अपने घर से निकाल दिया, या वाइफ ने हस्बैंड को घर से निकाल दिया। और इस केस में अगर फॉर एग्जांपल अब अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं और हस्बैंड ने वाइफ को निकाल दिया या वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई, और अब जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है और उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई है, तो अब हस्बैंड क्या करेगा? जो हस्बैंड है वो कोर्ट में जाएगा और फाइल करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 की पिटीशन। तो ये होता है आरसीआर कि जब मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं उनमें से एक छोड़ के चला जाए विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, छोड़ के चला जाए या चली जाए, और जो दूसरा है हस्बैंड हो या वाइफ हो वो अपने वाइफ के साथ रहना चाहता है या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, पर दूसरा स्पाउस उसे छोड़ के चला गया है, तो फिर वो कोर्ट में जाके आरसीआर की पिटीशन डालते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। तो तब डलती है आरसीआर की पिटीशन। और अब आपको मैं सेक्शन 9 में दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। When either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by the petition to the district court for restitution of conjugal rights, or the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may degree restitution of conjugal rights accordingly। अब कोर्ट में जब एप्लीकेशन लग जाती है, अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, और जब कोर्ट में एप्लीकेशन लग जाती है, पिटीशन में हमने जो जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं वो सही प्रूव हो जाती हैं, तो कोर्ट हमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री दे देती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पिटीशन को। और जो मेरे पास ये पिटीशन है ये वाइफ ने फाइल करी है, क्योंकि इसमें हस्बैंड ने वाइफ को घर से निकाल दिया। तो जो इस पिटीशन के फैक्ट्स हैं वो कुछ अलग होंगे, आपकी जो पिटीशन होगी उसके जो फैक्ट्स होंगे वो अलग होंगे, और अगर किसी और की पिटीशन है उसके जो फैक्ट्स हैं वो अलग होंगे। अब इस केस में क्या है कि जो हस्बैंड था और हस्बैंड की फैमिली थी वो डाउरी डिमांड करते थे और इस वजह से लड़ाई होती थी, और जो वाइफ थी उसको मारपीट करी उसके साथ और उसको घर से निकाल दिया। और उसके बाद जब जो वाइफ के पेरेंट्स थे उन्होंने बात करी कि आप साथ में रह लो, कॉम्प्रोमाइज़ का ट्राई किया, बट उसने मना कर दिया हस्बैंड ने। फिर उसके बाद जाके अब वाइफ ने पिटीशन फाइल करी है कोर्ट में आरसीआर की। तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे। और जो एप्लीकेशन है ये फाइल होती है या तो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने या फैमिली कोर्ट के सामने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है, और जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है वहाँ पे ये फाइल होगी डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। तो सबसे पहले ऊपर आएगा इन द कोर्ट ऑफ, जो भी जज का नाम है उनका नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे HMA पिटीशन नंबर ब्लैंक, क्योंकि जब फाइल करेंगे वो फाइलिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे नंबर डालेगा। फिर उसके बाद जो पिटिशनर है, मतलब अब यहाँ इस केस में वाइफ पिटिशनर है तो वाइफ का नाम है, उनके हस्बैंड का नाम है, उनके फादर का नाम है, उनका रेजिडेंट है। फिर उसके बाद वर्सेस उनके हस्बैंड का नाम, वर्सेस में आएगा जो अपोजिट पार्टी है। अगर हस्बैंड फाइल कर रहा है तो हस्बैंड का नाम ऊपर आएगा, वाइफ का नाम नीचे आएगा, और अगर वाइफ फाइल कर रही है तो वाइफ का नाम ऊपर आएगा और वर्सेस के बाद नीचे किसका नाम आएगा? हस्बैंड का। फिर उसके बाद टाइटल, जिसमें हम लिखेंगे पिटीशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। उसके बाद हम करते हैं हॉनरेबल सर,
इसके बाद हमारी पिटीशन स्टार्ट हो जाएगी। द पिटिशनर अबव मेंशन्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। अब मैं एक एक चीज एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या चीज मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमें जो मेंशन करना है वो ये करना है कि पिटिशनर और रेस्पोंडेंट मतलब हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई थी, जिस भी डेट को हुई थी वो डेट और हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी वो एड्रेस, और उसके बाद जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है जो पिटीशन में होना चाहिए वो होएगा स्टेटस, कि मैरिज से पहले वाइफ और हस्बैंड का क्या स्टेटस था और अब जब हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं तब क्या स्टेटस है। और स्टेटस में हमें लिखना है, तो स्टेटस में हम लिखेंगे कि वो सिंगल थे या वो विडो थी या विडोअर थे, और उस टाइम पे एज क्या थी और कहाँ पर वो रहते थे। और सेम ही एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन इसमें भी आएगा कि इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे अब जो इस केस में है तो दोनों मैरिड हैं, तो मैरिड आएगा, मैरिड हिंदू, एज क्या है दोनों की इस टाइम पर, और उसके बाद दोनों का अब क्या एड्रेस है। आगे लिखेंगे कि शादी के बाद दोनों एक साथ रह रहे थे, और उसके बाद एक पॉइंट आता है कि शादी में कितना खर्चा हुआ था, कितना क्या डाउरी दी थी, ये हो गया। और उसके बाद पॉइंट है कि दोनों साथ में रह रहे थे और जो पिटिशनर है मतलब जो इसमें वाइफ है वो लीगली वेडिड वाइफ है और अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। और अगर हस्बैंड वाइफ का कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसको इसमें मेंशन करेंगे। जैसे इस केस में मेंशन किया हुआ है 1 मेल चाइल्ड नेमली, जो भी नाम है, और हमारी शादी से बच्चा हुआ और किस डेट को हुआ वो मेंशन करेंगे। और इसके बाद जो बच्चा है उसकी कस्टडी अभी किसके पास है, अगर पिटिशनर के पास है तो पिटिशनर के पास है, अगर रेस्पोंडेंट के पास है तो लिखेंगे रेस्पोंडेंट के पास है। अब इसके बाद जो मेन है, इसके बाद जो स्टोरी शुरू होएगी कि जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ वो किस वजह से स्टार्ट हुआ। एकदम से तो ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से हस्बैंड बैठा हुआ है या वाइफ बैठी हुई है एकदम उठ के कहेगी कि घर से निकल जाए, मैं घर से निकल के जा रही हूँ। कोई तो रीज़न होगा, कोई तो स्टोरी होगी, तो यहाँ पे हम वो स्टोरी लिखते हैं, जो भी हुआ वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे इस केस में क्या था मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। दैट द रिस्पोंडेंट एंड हर in-laws were not satisfied with the dowry given by the parents of the petitioner at the time of marriage. They wanted to get more dowry and cash. So the in-laws of the petitioner start torturing her physically and mentally and taunting every time they desired to get more money from the parents of the petitioner. तो इसमें यही है कि उसको वो टॉर्चर कर रहे थे और ज़्यादा डाउरी की डिमांड कर रहे थे। उसके बाद लिखा गया कि अब जो पिटिशनर है उसके पेरेंट्स इस कंडीशन में नहीं है कि और डाउरी दे पाएँ। और इसके बाद जो भी स्टोरी होगी वो हमें एक एक चीज़ मेंशन करनी है, डेट मेंशन करके कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ निकाला, वो इसमें हमें मेंशन करना है। अब मैं आपको एक बार लाइन पढ़ के बताता हूँ कि हम उसे किस तरह से लिखेंगे। दैट द रिस्पोंडेंट हैज़ निगलेक्टेड द पिटिशनर एंड रिफ्यूज टू मेंटेन विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो हम सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उसके अंदर भी ये मेंशन है without any reasonable excuse. The behavior of the respondent was always quarrelsome since the day of the marriage with the petitioner, कि वो पहले दिन से जो वाइफ है उससे लड़ता था और विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ घर से निकाल दिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो डाउरी नहीं दे रही थी तो ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ हो गया, ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है। विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ वाइफ को निकाल दिया। फिर उसके बाद लिखा कि जो पिटिशनर थे मतलब जो वाइफ थी, लड़की थी, उसके पेरेंट्स ने बहुत बार ट्राई करा, कॉल किया कि दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो साथ में रहना शुरू कर दें। तो और भी जो लोग बाकी लोग थे, फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने भी साथ में बैठ के समझाया कि आप साथ में रह लो, पर हस्बैंड नहीं माना। और इसमें हमें मेंशन करना है कि हम एफर्ट्स कर चुके हैं, मतलब वाइफ है या जो भी पिटिशनर है वो एफर्ट्स कर चुका है रेस्पोंडेंट से बातचीत करके कि वो साथ में दोबारा से रहने लग जाए। और उसके बाद लिखना है कि जो पिटिशनर है, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, वो अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रहना चाहता है, उससे अलग नहीं होना चाहता। क्योंकि ये पॉइंट है कि आप रहना चाहते हो तभी आप ये पिटीशन डाल रहे हो, और ये चीज़ इसमें मेंशन होएगी। और किस डेट को पिटिशनर को घर से निकाल दिया, किस कंडीशन में निकाला, वो मेंशन करना है। और उसके बाद मेंशन करना है कि जो पिटिशनर है वो बोनाफाइड है, जेन्युइन है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ कि जो हम ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं ये बिना किसी डिले के कर रहे हैं, और
ये आपकी कोर्ट में कर रहे हैं, मतलब जिस भी कोर्ट में कर रहे हैं वो उन्हीं की ज्यूरिसडिक्शन में है। अपना एड्रेस मेंशन करना है कि ये हमारा ये एड्रेस है और हमारा ज्यूरिसडिक्शन इसी कोर्ट में पड़ता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज आप ही हैं या हमारी फैमिली कोर्ट यही है, आपकी ही कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में हम आते हैं, इसलिए हमने आपकी कोर्ट में ये पिटीशन लगाई है। और ये मेंशन करना है कि कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है कि ये जो पिटीशन है इसको ग्रांट ना किया जाए। जैसे कि जो सेक्शन 9 है उसमें भी लिखा हुआ था दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। तो वो सेम चीज़ ही हमें पिटीशन में भी लिखनी है, उसकी लैंग्वेज मैं आपको एक बार बता देता हूँ। That there is no legal ground as to why the relief as prayed for should not be granted in view of the statement of the fact in the petition। और उसके बाद मेंशन करना है इससे पहले कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं रिलेटेड टू मैरिज, हमारी मैरिज से रिलेटेड कोई और केस, कोई और प्रोसीडिंग्स इससे पहले नहीं चल रही हैं। उसके बाद प्रेयर आएगी। प्रेयर मैं आपको पढ़ के एक बार बताता हूँ। इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेशियसली बी pleased to pass a decree for restitution of conjugal rights under section 9 of HMA Act against the respondent with costs। और लिखा जाएगा कि अगर और कोई डायरेक्शंस दी जानी चाहिए वो कोर्ट दे सकती हैं। और उसके बाद पेटिशनर का नाम, फिर थ्रू काउंसिल के नीचे आएगा जो भी आपके एडवोकेट हैं उनका साइन, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में यही लिखा होता है कि जो भी पैराग्राफ्स हैं जितनी भी पेटिशन में लिखा है मैंने अच्छे से उसे पढ़ लिया है, सारे फैक्ट्स को पढ़ लिया है और जो भी इसमें लिखा है वो मेरी नॉलेज में है। और उसके बाद नीचे साइन हो जाएंगे पिटिशनर के। तो ये हो गई पिटिशन आरसीआर की सेक्शन 9 की। और जब हम ये पिटिशन फाइल करेंगे तो इस पिटिशन के साथ एक एफिडेविट लगेगा पिटिशनर का। अब एफिडेविट में क्या लिखा होगा? एफिडेविट जो भी एफिडेविट का फॉर्मेट होता है, नाम, हस्बैंड का नाम, फादर का नाम, ये लिखेंगे आई एम द पिटिशनर इन अबव टाइटल्ड केस, जो भी केस है उसमें मैं पिटिशनर हूँ। तो जो मेन पॉइंट है उसमें ये लिखना है कि मेरी मैरिज रेस्पोंडेंट के साथ हुई, हिंदू रिचुअल्स के साथ हुई और किस डेट को हुई, किस जगह हुई, वो सब इसमें लिखना है। और रिलेटिव्स वहाँ पर प्रेजेंट थे और अगर कोई बेबी है, कोई चाइल्ड है तो वो मेंशन होगा कि हमारा एक चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है और उसकी कस्टडी अभी फ़िलहाल किसके पास है वो मेंशन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में स्टिल कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। और आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thegolegal.com, जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी है तो आप वहाँ जाकर रिजॉल्व कर सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक गो लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।